नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। आज पूरे देश की निगाहें टिकी हैं संसद भवन पर, क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करने जा रही हैं। तो बजट की बातें तो होंगी, साथ ही साथ अर्थशास्त्र को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें कुछ अदाकारी, कुछ फनकारी का रस भी खोलेंगे। अमित जी हमारे साथ हैं और बजट की तमाम बारीकियों पर बातचीत करने के लिए रवि जी हमारे साथ हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। अमित जी को तो आप जानते ही हैं, कवि भी हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ निगाहें आज टिकी हैं गोरखपुर पर भी, क्योंकि एक बड़ी यात्रा है वो वहां पहुंची है और वो यात्रा आज अयोध्या के लिए रवाना होगी। हम बात कर रहे हैं शालिग्राम शिलाओं की यात्रा की, जो नेपाल से चली, कल रात को गोरखपुर में दाखिल हुई और आज गोरखपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। तो आज देश की नजरें वित्त मंत्री पर भी हैं और आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर को करोड़ों जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो आज देश के बजट, उससे जुड़ी उम्मीदों पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे शालिग्राम शिलाओं की, जिसका इंतजार राम की नगरी अयोध्या में जोर शोर से हो रहा है। नेपाल के पोखरा से चली शालिग्राम शिलाएं गोरखपुर पहुंच गई हैं, जहां इस शिला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज ये शिला गोरखपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी, जहां इस शिला से प्रभु राम की मूर्तियों को गढ़ा जाएगा। शालिग्राम पत्थर को देवशिला भी कहा जा रहा है। आपके सामने इस समय दो तस्वीरें हैं और दोनों ही तस्वीरों पर पूरी देश की निगाहें हैं। एक तरफ धर्म से जुड़ी तस्वीर और दूसरी तरफ अर्थ से जुड़ी तस्वीर। एक तरफ निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जो कि आज अपना 5वां बजट पेश करने जा रही हैं। आपको बता दें कि आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा और निर्मला सीतारमण 5वां बजट पेश करने जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर है शालिग्राम शिलाओं की, जिसकी यात्रा लगातार चल रही है और यह यात्रा कल गोरखपुर पहुंची और आज अयोध्या के लिए रवाना होने जा रही है। तो बारी बारी से दोनों ही तस्वीरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धर्म की, शालिग्राम शिलाओं की। हम सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता शिल्पी सेन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी, गोरखपुर में कल रात को ये शिलाएं पहुंची, आज रवानगी है अयोध्या के लिए, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल मध्य रात्रि में ये शिला, देवशिला यहाँ पहुंची है और देवशिलाओं का किस तरह से लोग पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो दिखाती हूँ। गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को इस देवशिला के दर्शन, यहाँ पर 2 देवशिलाएं जो लाई गई हैं वो हैं और अभी थोड़ी देर पहले हवन हुआ, दर्शन पूजन हो रहा है और लगातार जब से कल मध्य रात्रि से ये शिलाएं आई हैं, दर्शन का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच 2 बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। ये मां जानकी के नगर जनकपुर से आई हुई हैं। हमें ये इस बीच दिखी और सीधे जनकपुर से देवशिला ले करके अयोध्या तक जा रही हैं, यानी बेटी के ससुराल जा रही हैं, जैसा इन्होंने हमको बताया। तो कितना खुशी का दिन, कितना बड़ा दिन आप लोगों के लिए है। आप जनकपुर से आए? हम जनकपुर धाम से आए हैं। जनकपुर धाम, जनकपुर उप महानगर पालिका का प्रतिनिधि है, फूल कुमारी शाह हमारा नाम हुआ। हम बहुत खुशी ये कर रहे हैं कि हम जनकपुर से देवशिला लेके अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जाएंगे और माँ जानकी का स्थल से, जैसे हमारा बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन सुने थे, लेकिन आज हम खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। लग रहा है कि कौन सा हमको दिन, और भगवान ने स्वयं अपने सामने आकर हम लोग को साथ साथ ले जा रहे हैं। और बेटी रोटी का संबंध इन्होंने बताया, जैसे कि आपके लिए कितना बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे आपकी आंखों में आंसू थे, आप यहाँ आई हैं और जनकपुर से बेटी के साथ बात है। हम जनकपुर से आए हैं। हमारा नाम पुनीता यादव है। हमारा मेयर साहब है मनोज कुमार शाह, उनके घर आ रहे हैं राम जी की शिला लेकर। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी के ससुराल जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी के ससुराल जा रही है तो जिस तरह लजा रही है, जिस तरह उनके चेहरे की मुस्कान है, वो भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन बेटी के ससुराल जा रही हैं, अगर आप 2 लाइन गीत की न गुनगुनाए तो। चारों दूल्हा में बर का कमाल है सके, चारों दूल्हा में बर का कमाल है सकी, चलो चलो है सखी जो धनगरी, चलो चलो है सखी जो धनगरी, चारों दूल्हा में बर का कमाल है सके। ये आज
आजू मिथिला नगरिया जी। निहाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़का कमाल सखिया, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन चलो चलो रे अयोध्या नगरी। शिल्पी भी ये बताएं कहना है इनका। कि ये तो बताएं कि जनकपुर यहाँ से ये सीधे यात्रा अयोध्या तक का ये सफर है। यहाँ से ये यात्रा कितने बजे रवाना होगी अयोध्या के लिए, और अयोध्या में कितने समय तक ये पहुंच जाएगी? क्योंकि कल हमने देखा गोपालगंज से जब चली थी तो माना जा रहा था कि 2 से 3 घंटे में यात्रा गोरखपुर पहुंच जाएगी, लेकिन कुशीनगर पहुंच जाएगी, लेकिन कल मध्यरात्रि तक गोरखपुर में यात्रा पहुंची है। तो आज अयोध्या के लिए क्या समय सीमा रखी गई, कितने समय तक पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, एक बात अनंत मैं आपको बताऊं, यहाँ से निकलने का समय निर्धारित है, पहुंचने का कोई समय निर्धारित नहीं है। उसकी वजह क्या है, जब यहाँ से शिला यात्रा के लिए यहाँ चाहे कामेश्वर चौपाल हो या जो अन्य पदाधिकारी हैं वो गए थे, तो मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था देखिए हम जा तो रहे हैं, जाने का समय है, लेकिन आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा जनकपुर के लोगों का, क्योंकि वहाँ की परंपरा है और इसलिए आने का फिलहाल कोई समय नहीं है। और कल हम लोगों ने भी देखा कि लोग जिस तरह से दर्शन के लिए सामने आ रहे थे, लोग जो जहां भी खड़ा था बस पलक पावड़े बिछाए दर्शन करना चाहता था, कुछ लोग छूना चाहते थे शिला को, महिलाएं अगरबत्ती लेकर के हाथ में अक्षत और रोली लेकर के तैयार थी, जबकि उनको पता था कि वो शायद शिला तक ना पहुंच पाए। इतनी भीड़ में आगे शिलाओं को ले जाना, उस वाहन को ले जाना अपने आप में इतना आसान नहीं है, और वो श्रद्धा है, भक्ति है, स्नेह है, उल्लास है, इसलिए उसको पार करके जाना असंभव है। और इसीलिए जाने का तो समय है, थोड़ी देर बाद यहां से प्रस्थान करेगी यात्रा, लेकिन पहुंचने का अयोध्या फिलहाल कोई समय मैं नहीं बता सकती और मेरे ख्याल से कोई और भी नहीं बता सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी आपका। तो ये उत्साह, ये उमंग इन शिलाओं को लेकर, इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन शिलाओं की इस यात्रा पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे आज पूरे दिन भी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं बजट की। तो आज पूरा देश जानना चाहता है कि उनकी जेब में क्या आने वाला है, और ये इसलिए जानना चाहता है क्योंकि आज बजट पेश करने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बता दें कि सुबह सुबह अपने मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। उधर बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्णराव कराड़ अब से कुछ देर पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। जाहिर है ये मौजूदा कार्यकाल वित्त मंत्री का यह आखिरी पूर्ण बजट है, लिहाजा लोगों की उम्मीदें वित्त मंत्री से कहीं ज्यादा हैं। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि देश के बजट को तैयार करने में महीनों लगते हैं। सैकड़ों अधिकारियों की टीम इसे मिलकर तैयार करती है। यही नहीं, बजट की प्रक्रिया में कुछ अधिकारी बाकी दुनिया से कट जाते हैं। बजट तैयार होने के दौरान बेहद वरिष्ठ और भरोसेमंद अधिकारियों को ही घर जाने की इजाजत दी जाती है। तो आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं। तैयारी पूरी है, पूजा अर्चना चल रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है, और दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्रालय पहुंची। उनके हाथ में बही खाते की कॉपी है। और एक और जो खास बात लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है। जो पहले तस्वीरें आती थी, पूरी की पूरी बजट की जो कॉपी होती थी, ट्रक भर के वो पहुंचते थे संसद भवन में, उनको रखा जाता था। लेकिन अब वो तस्वीरें पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब नया जमाना है और उस नए जमाने में डिजिटल इंडिया की तस्वीर बजट में भी देखने को साफ तौर पर मिलती है। तो थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री का ये बही खाता खुलेगा और देखना होगा कि इसमें किस सेक्टर के लिए क्या कुछ वो इस बार लेकर आई हैं। वैसे जो बजट को लेकर इस बार कहा जा रहा है कि इस बार बजट के अंदर बहुत फाइन बैलेंस मेंटेन करना है। लोगों के जहन में यह भी सवाल आ रहा है, क्या ये लोक लुभावन बजट होगा या फिर एक वित्त मंत्री के तौर पर कुछ सख्त निर्णय भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहां तक बात है वैश्विक अर्थव्यवस्था की, जहां तक बात है देश की अर्थव्यवस्था की, तो चुनौतियां तमाम है वित्त मंत्री के सामने। वैश्विक परिदृश्य जो है वो चिंताएं बढ़ाने वाला है, टेंशन बढ़ाने वाला है। लेकिन उसके बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर न केवल सरकार उम्मीद जाहिर कर रही है, बल्कि विश्व बैंक से लेकर IMF तक ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इन चुनौतीपूर्ण माहौल के अंदर भी, इस वैश्विक चुनौतीपूर्ण माहौल के अंदर भी भारतीय अर्थव्यवस्था से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और ये
अच्छी दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो ये बात है संकेतों की, ये बात है अनुमानों की, लेकिन बजट में रियल में आम आदमी के हिस्से क्या आएगा ये अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, कब कब उनके बही खाते से क्या क्या निकला। तो ये 4 तस्वीरें उनके पहले पूर्ण बजट की और आज के बजट पर भी सबकी निगाहें हैं। वित्त मंत्रालय वो पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर में उनके बजट का बही खाता खुलेगा और सामने आ जाएगा कि आखिर उनके बजट में क्या बातें सामने आई हैं, क्या वो अहम बातें हैं। आपको बता दें कि बजट से पहले, एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। उस आर्थिक सर्वेक्षण में पुरजोर तरीके से यह बात की गई है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो घटक हैं वो काफी मजबूत हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो सही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि जो विकास दर का अनुमान जताया गया है वो 6 से 6.5% का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में भी बात कही गई है। इसके अलावा और तमाम बातें इस आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई हैं और सबसे अहम बात यह कि IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शुभ संकेत दिए हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बजट की बारीकियों पर तो बात होगी, उम्मीदों पर तो बात होगी। तो बजट उम्मीदों का ये बजट जो गुड न्यूज लेकर आएगा वो गुड न्यूज टुडे सबसे पहले आपको दिखाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो अपने मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें जो इस समय हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ रवि जी मौजूद हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, बजट की बारीकियों पर इनसे बातचीत होगी। हमारे साथ कवित्री अनामिका जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी आपका। रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनामिका कविताओं के जरिए इस बजट में रस घोलेंगी। इसके अलावा भाई जब बजट आता है तो रिएक्शंस भी आते हैं, आम आदमी के भी आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के भी आएंगे, तो अलग अलग रूप में आपको अमित नजर आएंगे। तो अमित उन तमाम रूपों के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। अमित से आप वाकिफ ही हैं और हमारी संवाददाता श्वेता झा भी इस समय मौजूद हैं, एक मॉल से लाइव हैं वो। वहां पर जो लोग हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में हम श्वेता से भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बजट की बारीकियों से ही शुरुआत करता हूं। जो रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। रवि जी, एक फाइन बैलेंस मेंटेन यहां पर करना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को और ये चुनावी साल का बजट इसको कहा जा रहा है, चुनावी साल का ये बजट है। तो आपको क्या लगता है बजट में क्या देखने को मिलेगा? एक पॉलिटिशियन का ये बजट होगा या फिर एक वित्त मंत्री का ये बजट होगा? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब हम बात करते हैं आम बजट की तो आज आपने जो शुरुआत की है, शुरुआत की धर्म से, कि धर्म को लेके हम फिर बजट की तरफ जा रहे हैं। तो धर्म नीति और राजनीति दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर हम धर्म नीति को देखते हुए बजट बनाते हैं तो बजट में आम जनता के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक बताया नहीं जा रही है क्योंकि यही बजट 2024 के चुनाव का बजट है। तो इस बजट में अगर आप 2022 के बजट को देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं था। अगर आम जनता के लिए डायरेक्ट रूप से कुछ भी नहीं था, हाँ इनडायरेक्ट रूप से कुछ था, बट वो कॉमन मैन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अगर 2023 के बजट की हम बात करें तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगा। एज ए स्टॉक ट्रेड अगर हम अपनी बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में छूट मिलेगा। और अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाई जाएगी। जी तो ये आम आदमी का बजट है और यही एक चुनावी बजट तो है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं हमारी। जी, यानी कि एक फाइन बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। आपकी बात का निचोड़ मैं निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि जी ने कहा कि एक संतुलन बिठाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। जो चुनौतियां हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा और जो उम्मीदें हैं उनके बीच भी उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो राष्ट्रपति से मिलने पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी का रुख देखा जा रहा है, इसे रवि जी शुभ संकेत के तौर पर लिया जाएगा। इसमें आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। आज बढ़त के साथ खुले हैं सेंसेक्स और निफ्टी और रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। तो ये एक शुभ संकेत रवि जी माना जाए बजट से पहले? सर, बजट के दिन तो नोविस एक्टिव होते हैं, तो ये हर साल के बजट के दिन ये पहले ही होता ही है। अगर 2021 का बजट देखें, 2022 का बजट देखें, लोगों को लगता है बजट के दिन बहुत कुछ मिलेगा। कितना सस्टेन कर पाता है ये जरूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब बजट भाषण शुरू हो जाएगा उसके बाद रुख कितना सस्टेन कर पाता है ये जरूरी है देखना। मैं सीधे यहाँ पर रुख करना चाहूंगा अनामिका जी का। जैसे कि हमने कहा कि बजट की बारीकियों पर बात होगी, कविताओं का रस भी खुलेगा। एक कवित्री के नजरिए से जो एक आम आदमी के मन की था वो लेने की कोशिश करती है अपनी कविताओं के जरिए। जरा उन्हीं से जानते हैं कि क्या सोच रहा है आम आदमी आपकी कविताओं में। अनंत जी, जैसे कि अभी यहाँ से शुरुआत हुई थी
कि धर्म नीति अलग है और राजनीति अलग है, अभी आपने बोला, तो मैं एक बात कहती हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। क्या बात है। तो ये देखने वाली बात ये है कि लोगों ने सोचा क्या है, हम लोगों के हिसाब से सोचा क्या गया है। देखिए, एक जैसी चीज हर एक को फिट हो जाए ये जरूरी नहीं है। हर एक की जरूरतें अलग हैं, हर एक की चाहतें अलग हैं और हर एक के लिए बजट के मायने भी अलग हैं। तो ये अलग अलग तो सब कुछ है, लेकिन हम आज यही कामना करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि सबको एक जैसा, कोई ऐसा एक आउटफिट बने कि उसमें सारे फिट हो जाएं। तो इसलिए यही कहूंगी कि जनगण मन अधिनायक जैसी, जनगण मन अधिनायक वाली सरगम बनकर आ जाए, जनगण मन अधिनायक वाली सरगम बनकर आ जाए, तीन रंग का लहराता एक परचम बनकर आ जाए, और जिनकी आंखों में आंसू हो अधरों की मुस्कान बने, जिनकी आंखों में आंसू हो अधरों की मुस्कान बने, अब की बजट सबके घावों पर मरहम बनकर आ जाए, अब की बजट सबके घावों पर मरहम बन के आ जाए। तो इस ऐसी कोई दवाई हो जो जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी को यदि फायदा नहीं भी कर रही है तो नुकसान ना करे, बजट तो बस ऐसा हो। वाह। तो अनामिका ने अपनी बात कविता के जरिए, अपने शब्दों के जरिए पिरो दी है, सामने रख दी है कि एक आम आदमी क्या उम्मीद कर रहा है। देखिए, कोरोना काल के अंदर बीते 2-3 साल की अगर हम बात करें तो काफी जख्म लोगों को मिले हैं और कोशिश यही की जा रही है लगातार कि उन जख्मों को भरा जाए, अर्थव्यवस्था में भी जो गड्ढे हुए हैं उनको भरा जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना काल से पहले वाली स्थिति थी उसको हम हासिल कर चुके हैं। रवि जी से इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन पहले मैं सीधे रुख करना चाहूंगा यहां पर हमारी संवाददाता श्वेता झा का। श्वेता, आप इस समय फील्ड में मौजूद हैं और फील्ड में आप लगातार ये कोशिश करेंगे आज पूरे दिन के लोगों की प्रतिक्रिया देखी जाए, जाना जाए कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। तो अगर आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई हो तो क्या वहां से प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या उम्मीदें वहां से नजर आ रही हैं? देखिए अनंत, अभी चूंकि सुबह सुबह का वक्त है, लोग जो है अभी अपने घरों से निकलकर मॉल तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हालांकि हम सबसे पहले पहुंच गए हैं क्योंकि हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, इसलिए हम सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ पर। लोग जैसे ही आते हैं हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, लेकिन लगातार इस बीच बजट को लेकर जितने भी रिपोर्ट्स हमने कवर किए हैं और लोगों से हमने बातचीत की है, उसमें लोगों की उम्मीद देखिए हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा है। और रवि जी ने जिस तरह से बात कही कि पिछले बार का जो बजट था लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन उस हिसाब से खरा नहीं उतरा। लेकिन इस बार का बजट चूंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा है। लेकिन हम भी ये समझते हैं कि आर्थिक चुनौतियां बहुत ज्यादा है सरकार के सामने। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत की तो उसमें प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरह से कहा है कि ये जो बजट आने वाला है ये लोगों के सपनों का बजट होगा, आम आदमी के लिए ये बजट जो है कहीं ना कहीं खुशी लेकर के आएगा। और न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया की नजरें जिस तरह से इस बजट को देख रही है, क्योंकि स्थिति डामाडोल है बाहर, तो उस हिसाब से भी ये बजट जो है कहीं ना कहीं खुशी देकर यानी गुड न्यूज देकर के जाएगा। और जो गुड न्यूज बजट लाएगा वो जीएनटी सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगा, ये भी हम लगातार प्रॉमिस कर रहे हैं। और हमारी भी नजरें टिकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। बहरहाल यहां पर मैं एंट्री करवाऊंगा अमित जी की, उनके अंदर का भी फनकार कुलमुला रहा होगा अपनी बात कहने के लिए, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, प्रतिक्रिया तो हम तो आम जनमानस हैं और आम जनमानस की तो यही होती है कि थोड़ा सा टैक्स में हमको बेनिफिट मिल जाए बस। अभी पीछे हमने उस दिन कभी सम्मेलन भी किया था कि टैक्स में हो क्या, तो कहे कि आजकल होता क्या है कि आम जनमानस कहता है उसको वो इन्वेस्टमेंट कितनी भी करा लो, टैक्स बचा लो। तो कोई एक शख्स था, उसकी पूरी सैलरी चली गई और कहा कि हमें 2000 रुपए टैक्स बचाने थे। तो मेरा जो मानना यह है, देखिए 4-5 जो मुख्य पार्टीज हैं, अभी से भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, बाकी वो अभी कार्यक्रम में आगे भी करूंगा। कांग्रेस के लिए ये केवल 3 लोगों का जेब भरने वाला बजट है, ये कांग्रेस कहेगी। सपा कहेगी देखिए इसमें तो किसानों के लिए कुछ है नहीं और हमने बहुत कोशिश की थी, तो ये किसानों गरीब विरोधी बजट है, गरीब विरोधी। भाजपा के लिए ये
चहुओर और विकासोन्मुखी बजट चहुमुखी होगा, विकास का। चहुमुखी विकास का बजट होगा। कांग्रेस का मैंने आपको बता ही दिया, सपा का मैंने बता दिया। और सर बिहार जी क्या सोचेंगे? सर जी क्या सोचेंगे? उनका तो प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट है। वो तो बड़ा सिंपल से कहेंगे जी, ये तो हम जानते थे जी, लेकिन हमारी दिल्ली को कुछ नहीं मिला जी, दिल्ली को मिला नहीं, और फिर ये एलजी साहब हमारे को फंड नहीं आने दे रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में विकास नहीं हो रहा, कूड़े का पहाड़ बनता चला जा रहा है। तो वो सर जी का यहाँ पे आएगा जी। और अगर आप बिहार वालों के पास जाएंगे तो बिहार वाले कहेंगे कि ये सारा बजट जो है ये केवल और केवल सत्ता हथियाने का प्रयास है, तो इसमें केवल वही काम किया गया, पॉपुलिस्ट बजट है, कोई विकास नहीं होने वाला। तो ये जो चंद पार्टियां हैं उनके यही देखिएगा, दिन में यही होगा। चलिए मैं यहां पर रवि जी का रुख करूंगा, और ये जो बजट का जो एक हमारा जो एक सतरंगी तरीका है दिखाने का, ये लगातार जारी रहेगा, बजट पेश होने के बाद भी जारी रहेगा, उससे पहले भी जारी रहेगा, और आपको कविताओं का रस भी यहां पर सुनाई देगा बजट की बातों को लेकर। आपको अमित जी अपने तरीके से इस बजट की प्रस्तुतिकरण इसका करेंगे, और रवि जी तो बारीकी पर बात करेंगे ही। रवि, यहां पर जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि चुनौतियां इस समय भारत के सामने भी हैं, जो वैश्विक परिदृश्य है, इकोनॉमी का हम देखें, अर्थशास्त्र का हम देखें, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, वो इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रही है। मंदी की आहट लगातार, इसको लेकर भविष्यवाणियां हो रही हैं, इसको लेकर अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। अगर प्रगति की रफ्तार हम अमेरिका से लेकर यूरोप तक देख लें तो वहां पर प्रगति की रफ्तार चिंताएं बढ़ाने वाली है, लेकिन इसके बीच वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वो भारत को लेकर एक सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। तो इन वैश्विक परिदृश्यों के अंदर देख, इन वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आपका क्या आकलन है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, और इस बजट के जरिए हम उस टारगेट, उस दिशा में बढ़ेंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बोलने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपने ऐसा बोला, पूरी दुनिया मंदी के मार से गुजर रही है। 2008 में जब लेहमन ब्रदर्स का 2008 के अक्टूबर में जब लेहमन ब्रदर्स जब बैंकरप्ट हुई थी, उस वक्त हमारा USD वर्सेस INR 45 का था। हम तो महसूस करेंगे कि हम विदेश भ्रमण करते हैं तो पहले हम 50,000 लेके जाते थे, मुझे $1,000 मिल जाता था। अब हम 82,000 लेके जाते हैं तब मुझे $1,000 मिलता है। तो दुनिया को अगर आप कंपैरिजन की बात करें कि पूरी दुनिया में अगर आप बजट की बात करें कि वैश्विक परिदृश्यों को लेकर हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, देखिए वैल्यूएशन में फर्क होता है। हम वैल्यूएशन बातों से बढ़ाते हैं, और वैल्यूएशन एग्जैक्टली तब बढ़ता है जब हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे हम राजा हो चाहे हम एक प्रजा हो, वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है। बजट की दूसरी लाइन में हम आपसे बताना चाहेंगे कि बजट, अपार्ट फ्रॉम बजट, अगर हम इंडिया की बात करें, वी वर टॉकिंग अबाउट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम आज तक 3 ट्रिलियन को क्रॉस नहीं कर पाए। क्यों नहीं क्रॉस कर पाए? क्योंकि जो हमारा मेक इन इंडिया था, स्टार्टअप इंडिया था, और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे एक क्या स्टार्टअप इंडिया में चीजों को स्टार्ट करना इतना आसान है। एक GST में क्या क्या होता है ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। खैर बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते, तो ग्रास रूट लेवल पे एक बातें नहीं हो पा रही है। तो अगर मैंने फिर से वही बातें कही आपसे कि एक राजनीति का मतलब है तो राजाओं की नीति, तो राजाओं की नीति में कभी प्रजा का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो राजनीति को धर्म नीति के तौर पर रखा जाए तभी तो ये आगे बढ़ेगी। चलिए देखना होगा कि बजट में किन किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है, किस दिशा में आगे बढ़ा जाता है। खास ये भी बात कही जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर को और मजबूत करने की कोशिश भी बजट के जरिए की जाएगी, और ये भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत को और जोर देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को यहां पर बढ़ाने के लिए कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिन पर आयात शुल्क बढ़ाया भी जाए, जिससे कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। खैर ये तमाम बातें हैं, तमाम कयास हैं, थोड़ी ही देर में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो कोरोना के दौरान बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले और शेयर बाजार में बहुत सारे निवेशक आए। हम शेयर मार्केट की इस समय बात करें, जिसने शुभ संकेत बजट पेश होने से पहले दिया है। जो मार्केट की ग्रोथ को देखकर आए, उनका भी ध्यान क्या वित्त मंत्री अपने बजट में रखेंगी, क्या उनके लिए भी ये बजट उम्मीदों वाला होगा, बता रहे हैं ग्लोबल बिजनेस के एडिटर उदयन मुखर्जी। देखिए, पहला चीज तो कैपिटल गेन्स टैक्स, क्योंकि वो सबको अफेक्ट करता है। बड़े निवेशक, छोटे निवेशक सबको इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि छोटे निवेशक को स्टॉक मार्केट में अट्रैक्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत ज्यादा कोई रिलीफ मेजर्स देना चाहिए। लोग मार्केट में आते हैं मार्केट को देख के, पॉलिसी को नहीं देखते हुए। जब उनको लगेगा कि स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न्स आ रहा है तब वो मार्केट में आएगा, चाहे ये टैक्स रेट 10% हो या 15% हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आउटलुक क्या है मार्केट का।
पिछले एक साल में निफ्टी सेंसेक्स 4% बढ़ा है, बिल्कुल, उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बढ़ा है। तो वो एक थोड़ा टेंशन वाला मामला है छोटे निवेशक के लिए कि वो सोच रहे हैं कि आजकल मुझे फिक्स डिपॉजिट में 7% मिलता है, बिल्कुल, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के मुझे 4% मिल रहा है इतना रिस्क लेने के बाद, तो मैं क्यों स्टॉक मार्केट में जाऊं? तो अगले 12 महीने का आउटलुक क्या है स्टॉक मार्केट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है छोटे निवेशक के लिए। तो पिछले कुछ दिनों में ये अदानी के शेयर में जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमने देखा है, ये सारे चीज थोड़ा नर्वसनेस क्रिएट किया है छोटे निवेशक के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच में कुछ मेंशन करे ऐसे कि आपको ये सब चीजों से कोई घबराहट नहीं होना चाहिए, हम एक रोबस्ट इकोनॉमी है, हम एक रोबस्ट मार्केट है। एक दो कंपनी या सेक्टर या ग्रुप के कोई उतार चढ़ाव से स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन होने का आशंका आप बिल्कुल मत कीजिए। मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि लोग डरे हुए हैं ये अदानी के एपिसोड के बाद। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ एश्योरेंस आ जाए और एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आए कि हम कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले 12 महीने में कॉर्पोरेट प्रॉफिट अच्छा होगा, तो फिर मेरे ख्याल से छोटे निवेशक मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ फिर से घुस सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और थोड़ी ही देर बाद वो अब बजट पेश करने जाएंगी। तो बमुश्किल 1.5 घंटे का समय बचा है जब ये साफ हो जाएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते में किसके लिए क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में वो कौन कौन सी योजनाओं को आगे लेकर आ रही हैं। ये उनका आखिरी मोदी कार्यकाल के जो सरकार है उसके दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, पूर्ण बजट, और ये माना जा रहा है कि इस बजट में एक फाइन बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से भी निपटा जाएगा और चुनाव को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का भी ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस वर्ग को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, नौकरी के क्षेत्र में क्या होगा, जॉब मार्केट में क्या होगा, उद्योग जगत काफी आस लगाए बैठा है, उसके लिए इस बजट में क्या है, एक आम नौकरी पेशा लोगों के लिए इस बजट में क्या है। साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा आनंद। और सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट्स ने पहले ही थम्स अप दे दिया है, ये लग रहा है कि इस बार का बजट कुछ गुड न्यूज जरूर लेकर आ सकता है इन सभी वर्ग के लिए, खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए, जो अभी तक आस लगाए बैठा है कि इस बार के यूनियन बजट में कुछ खास आ सकता है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मिलने पहुंची हैं राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से, और आप फोटो आप देख रहे हैं जो कि एक औपचारिक तौर पर लिया जाता है, उनसे सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। फिलहाल अभी ये टैबलेट फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में उनकी बजट स्पीच है, लेकिन एक औपचारिक तौर पर उनसे मंजूरी ली जाएगी इस बजट को पेश करने से पहले, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वहां पार्लियामेंट में पहुंचेंगी और लोकसभा में इस बजट की पेशी होगी और उनकी स्पीच भी होगी। याद रखिए कि सबसे लंबी स्पीच का रिकॉर्ड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पास है। 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच उन्होंने दी, और तब भी वो स्पीच पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी और 2 पेजेस की स्पीच और बची भी थी। इस बार किस तरीके से वो स्पीच को देंगी, कितनी लंबी होगी ये स्पीच, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। स्पीच पर तो निगाहें रहेंगी साक्षी, निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि किसके लिए क्या वो इस बजट में लेकर आती हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, अगर इस साल की हम बात करें तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एक ध्यान उस तरफ भी रहेगा। आपको बताएं कि कोरोना के बाद से लगातार कोशिशें की जा रही हैं अर्थव्यवस्था को उन तमाम गड्ढों से उबारने की जो कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के रास्ते में आए थे। अब सरकार यह दावा कर रही है कि कोरोना काल से पहले की स्थिति हम हासिल कर चुके हैं और यहां से विकास की जो गति है वो काफी तेज होगी, उम्मीद ऐसी करनी चाहिए। और ये बजट उसमें बूस्टर डोज का काम करेगा या नहीं करेगा, इस पर हमारी सबकी निगाहें रहेंगी। थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर देंगी। तो सीधे हम अपने मेहमानों के पास अब रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, जो सबसे अहम बात इस पूरे बजट को लेकर कही जा रही है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए इस बजट में क्या खास रहने वाला है। मैं शुरुआत करता हूं, एक किसान आंदोलन हुआ था इस देश के अंदर, उसके बाद सरकार का कहना यह कि किसानों के लिए लगातार वो काम कर रही है। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर से ही शुरुआत करना चाहूंगा, उसके बाद हम नौकरी पेशा लोगों पर आएंगे, टैक्स स्लैब की हम बात कर लेंगे। यह कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने किसान योजना शुरू की थी, उसकी किस्तें लगातार सरकार दे रही है, तो उसमें क्या कोई इजाफा आप देख पा रहे हैं? जो किसान, जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर है, जो उर्वरक है, उसमें हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो कृषि उत्पाद हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चला रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि उसमें हमें कुछ बूस्टर मिलना चाहिए। तो इस दिशा में कोई कदम बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप इस बजट में? देखिए, भारत गांवों का देश है और भारत हमेशा शुरुआत से कृषि प्रधान देश रहा है।
जब हम अपने बेस और धरती पे ही काम नहीं कर पाएंगे। अब बात रही कि जो हम सुविधाएं लाते हैं वो कितनी सुविधाएं लाते हैं। देखिए किसान को क्या चाहिए, किसान को चाहिए कि समय पे उनको बीज के लिए, फसल के लिए सब्सिडी मिल जाए, गवर्नमेंट उनको छूट दे, उन्हें कम ब्याज के साथ उन्हें लोन दे और सही समय पे उनको यूरिया और जो भी उर्वरक है वो मिल जाए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं तो मैं इस बातों को समझ सकता हूं। तो किसानों के लिए जो पॉलिसीज हैं, और उसके बाद किसानों को क्या चाहिए, किसान एक गरीब परिवार से होता है, उसको चाहिए कि उसको बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो मिलना चाहिए। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सब चीजों से जुड़ी सुविधाएं इस बजट में होगी। दूसरी बात, आपने एक बात और कही कि क्या बजट में इस बार नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां लोग कमाने के लिए नहीं, बचाने के लिए काम करते हैं कि कितना कमाएंगे, कितना टैक्स बचेगा जी। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि टैक्स बचाया जाए। पॉलिसी इस तरह से बनाई जाए जो कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, राष्ट्र भी बढ़ेगा और लोग भी बढ़ेंगे। टैक्स सुधारों की बात कर रहे हैं और लंबे समय से इस देश में टैक्स सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है कि टैक्स का कैसा रिजीम तैयार किया जाए कि आम आदमी को फायदा भी हो और सरकार की जेब भी भरती रहे और विन विन सिचुएशन दोनों तरफ रहे। यहां पर हम इन तमाम बारीकियों पर बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा हमने आपको शुरुआत में कहा था कि एक तरफ अर्थनीति है यानी कि बजट की बात होगी और दूसरी तरफ धर्म की बात भी हम लगातार कर रहे हैं। हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता शिल्पी सेन। आपको बता दें कि गोरखपुर से आज शालिग्राम शिलाएं रवाना हो रही हैं अयोध्या के लिए। जो शुभ मुहूर्त है उसमें उसकी पूजा अर्चना की गई है। सीधे रुख करते हैं शिल्पी का। शिल्पी, इस समय क्या तैयारी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए शालिग्राम यात्रा रवाना हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो लोग हैं ये लेकर के आ रहे हैं शालिग्राम यात्रा को, और पीछे शालिग्राम यात्रा है यानी वो देवशिला शालिग्राम शिला जिसको देखने के लिए जहां जहां ये शिला गई वहां वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन अब गोरखनाथ मंदिर, कल मध्य रात्रि में यहां पर ये शिला पहुंची थी, यहां से ये शिला निकल रही है, अब रामनगरी अयोध्या के लिए रवाना होगी। यानी कि ये रवानगी है अब अपने फाइनल, आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन के लिए, रामनगरी के लिए। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। ये बताइए, गोरखनाथ मंदिर से अब शिला निकल रही है, कितना आज का दिन खास है और ये अयोध्या कब तक पहुंचने की उम्मीद? आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि शिला पूजन यहाँ गोरखनाथ मंदिर में हो रहा है। शाम तक अयोध्या पहुंचने का है और ये हम लोग के बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं इतिहास में एक दर्ज हो जाएंगे कि हम लोग भी इस शिला के पूजन में सम्मिलित हुए थे। शिला के पूजन में सम्मिलित हुए थे। मैं चाहूंगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह दिखाएं आपको मेरे पीछे वो शिला है, शालिग्राम शिला, देवशिला, जिसको देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इस समय गोरखनाथ मंदिर में भी है। हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग दोनों तरफ खड़े हैं और इस शिला के दर्शन करना चाहते हैं। और लोगों से भी बात करेंगे। ये बताइए कि शिला यात्रा में आप शामिल है, कितने सौभाग्य की बात आपकी? बहुत बड़ा सौभाग्य इसलिए भी है कि इस आंदोलन की शुरुआत से मैं रहा और इस आंदोलन के प्रथम चरण में मैं 40 दिन जेल में भी रहा और आज साक्षात मंदिर निर्माण को अपने सामने देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए इस भौतिक जगत में मोक्ष के बराबर है। और यह मार्ग, जिस मार्ग से होकर ये शिला जा रही है, ये मार्ग पर जितने लोग रह रहे हैं वो इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो साक्षात रूप से प्रभु श्री राम और माता। मैं शिला दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। गुड न्यूज करेंगे पूजा वगैरह ये हटवा दो भाई। योगेश शिला जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखिए कितने करीब से वो शिला, उसका दर्शन हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को करा रहे हैं। वो पवित्र शालिग्राम शिला जिसको देखने के लिए जहां जहां ये शिला गई वहां वहां लोगों का हुजूम, महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब, क्योंकि इसकी सब एक झलक पाना चाहते हैं। बस पलक पावड़े बिछाए प्रतीक्षा करते रहे, घंटों प्रतीक्षा करते रहे। और मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखिए पूजा की गई है। इसके नीचे ये जो फूल आप देख रहे हैं ये लोगों ने पुष्प वर्षा की है, लोगों ने इसमें अक्षत और रोली चढ़ाई है। यानी अपनी जो धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो व्यक्त की हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि इस शिला से रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा का निर्माण होगा। तो ये शिला अब गोरखनाथ मंदिर, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर राम मंदिर
मंदिर आंदोलन में भी एक बड़ा पड़ाव रहा है। मध्य रात्रि में शिला यहाँ पहुंची थी और इसके बाद आप देखिए ये आस्था, अभी भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अभी भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं लोग और महिलाएं पुष्प वर्षा कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं दोनों हाथ जोड़ करके और यहाँ पर ये शामिल है। इनसे बात भी करते हैं। ये बताइए कितनी खुशी की बात है, हम देख रहे हैं आप लोग फूल लेकर के आई पुष्प वर्षा। हाँ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे भगवान जा रहे हैं, हम लोग भगवान का दर्शन, भगवान जा रहे हैं। हाँ, भगवान जा रहे हैं, भगवान वहाँ जा रहे हैं जहाँ उनको होना चाहिए, जहाँ उनको होना चाहिए, यानी अयोध्या। युवा पीढ़ी भी इसमें शामिल है। ये बताइए, हम भी देख रहे हैं कि लगातार युवा भी, आप भी इसमें शामिल हैं इतनी देर से, कितनी खुशी की बात आपके लिए? कितनी खुशी की बात? मम्मी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी मेरे पापा भी डिफेंस में ही हैं, तो उन्होंने मॉर्निंग में एकदम कह दिया चलो जल्दी रेडी हो, जाना है, देखने जाना ही जाना है। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर दर्शन करने। बहुत खुश हैं। और आप देखिए पीछे एक बार फिर से, क्योंकि शिला का दर्शन दर्शकों को एक बार फिर कराते हैं, उसके पास जाने की कोशिश। हालांकि कैमरे की नजर से आप देखेंगे तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि वो शिला किस तरह से नेपाल से लाई जा रही है। नेपाल की काली गंडकी नदी जहाँ पर शालिग्राम शिला मिलती है, वहां से छोटी सी शालिग्राम शिला होती है, लोग अपने घर में उसकी पूजा करते हैं। और ये इतनी बड़ी शिला नेपाल से ला करके बिहार के तमाम जिलों से होकर के, मधुबनी से, मुजफ्फरपुर से, गोपालगंज से होते हुए कल कुशीनगर पहुंची, यानी यूपी बिहार के बॉर्डर पर पहुंची। और उसके बाद अब ये शिला यहाँ गोरखनाथ मंदिर मध्य रात्रि में पहुंची, अब राम जन्मभूमि के लिए यहाँ से जा रही है। तो अपने आप में बहुत ही खास, और लोगों का कहना है कि खास क्या, ये तो एक ऐतिहासिक मौका है जो इस शिला को यहाँ रखा गया, यहाँ से अब रवाना किया जा रहा है। अब अयोध्या तक के रास्ते में जहाँ जहाँ ये शिला जाएगी वहाँ वहाँ इसके स्वागत में, जैसा कि जानकारी मिल रही है, दोनों तरफ सड़कों के लोग खड़े होंगे, क्योंकि बीच से जब ये गुजरेगी तो कहीं ना कहीं इसकी एक झलक पाने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षाकर्मी भी लगातार इसके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि लोग शिला के करीब आना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। कुछ लोग देखिए चढ़ावा चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। इतनी आस्था, इतनी भक्ति इस शिला को लेकर के। वो शिला जो शालिग्राम को पूजते सभी हैं, लेकिन ये शालिग्राम शिला और भी ज्यादा आस्था के केंद्र बिंदु में इसलिए बनी हुई है क्योंकि इससे लोगों को उम्मीद है कि राम मंदिर में जो प्रतिमा होगी बाल स्वरूप रामलला की, उसका निर्माण होगा। पीछे हम देख रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ गोरखनाथ मंदिर में ये शिला रुकी, रात्रि विश्राम किया, हालांकि मध्य रात्रि में पहुंची थी। अयोध्या कब तक पहुंचने की उम्मीद है और आप लोग कहां तक जाएंगे? आप लोग शहर की सीमा तक छोड़ने जाएंगे कि अयोध्या तक जाएंगे? हम अयोध्या तक जाएंगे और कल रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। कल रात से लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा उत्साह और आस्था इसको लेकर के है। तो लोगों के मन में भाव किस तरह के हैं? आपके मन में, आपके लिए कितना सौभाग्य का दिन? यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के सामने ऐसा अद्भुत क्षण देखने को मिला। बिल्कुल अद्भुत क्षण। तो लगातार ये शिला चल रही है। आप देखिए श्री राम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि जनकपुर में पूजा अर्चना हुई थी और जनकपुर से भी जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई थी, बिल्कुल इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं। इस समय काफी भक्तिमय नजारा वहां पर दिखाई दे रहा है और ये शिला अब अपनी अगले गंतव्य की तरफ रवाना हो गई है। अयोध्या के लिए गोरखपुर से पूजा अर्चना के बाद शिला को रवाना किया गया। और जैसा कि हमने आपको बताया, लगातार हमारी नजर इस यात्रा पर भी है और अर्थ यात्रा यानी अर्थव्यवस्था पर भी है, बजट पर भी है। उससे भी जुड़े अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं, उस पर चर्चा भी हमारी जारी रहेगी।